हमने पहले की एक वीडियो में यह देखा था कि यदि हमारे पास कोई तार हो या फिर कोई प्रत्यास्थ बैंड हो जिसकी लंबाई तो L है और इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A है। अब यदि हम इस तार को खींचें और मान लीजिए हम इसे डेल्टा L लंबाई से विस्तारित कर लेते हैं, तो इस तार के भीतर एक प्रत्यानयन बल यानी कि रीस्टोरिंग फोर्स उत्पन्न होता है और यह प्रत्यानयन बल यह प्रयास करता है कि यह तार अपनी वास्तविक आकृति में आ जाए और इसीलिए हम इसे प्रत्यानयन बल अर्थात रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। और अब इसी से हम दो नई राशियां परिभाषित करते हैं, जिनमें से पहली राशि है प्रतिबल यानी कि स्ट्रेस, जिसे हम प्रत्यानयन बल प्रति इकाई क्षेत्रफल के रूप में परिभाषित करते हैं। और यह राशि हमें यह बताती है कि यह पदार्थ अपनी वास्तविक आकृति में आने के लिए कितनी तेजी से कोशिश करता है। अब इसी प्रकार की एक दूसरी राशि होती है विकृति यानी कि स्ट्रेन, और इसे हम लंबाई में परिवर्तन प्रति लंबाई के रूप में परिभाषित करते हैं या फिर लंबाई में सापेक्ष परिवर्तन के रूप में परिभाषित करते हैं। और यह राशि हमें यह बताती है कि यह पदार्थ यहाँ पर कितना विरूपित अर्थात डिफॉर्म हो चुका है। और यदि आप इस राशि के बारे में अच्छी तरह से नहीं जानते हैं तो मैं कहूंगा कि आप पहले की वीडियो देखें और उसके बाद इस वीडियो पर आएं। अब आपको बता दूं कि हम इस वीडियो में प्रतिबल और विकृति के मध्य संबंध ज्ञात करना चाहते हैं, तो चलिए यह कर लेते हैं। अब एक बात तो हम हमारी सामान्य समझ से ही सोच सकते हैं कि यदि हम यहाँ पर विकृति के मान को बढ़ाते हैं, यानी कि इस पदार्थ में जो विरूपण हो रहा है उसे यदि हम बढ़ाते हैं, तो यह जो प्रतिबल है यह भी निश्चित रूप से बढ़ेगा। यानी मेरा मतलब है कि हम इस पदार्थ को जितना ज्यादा विकृत करेंगे, यानी कि इसका जितना ज्यादा विरूपण करेंगे, यह अपनी वास्तविक स्थिति में आने का उतना ही अधिक प्रयास करेगा। यानी इसका मतलब है कि जितनी अधिक विकृति होगी उतना ही अधिक प्रतिबल होगा। यह बात काफी अर्थपूर्ण भी है। और आगे जाकर हमें यह भी पता लगा कि प्रयोग भी इस बात का समर्थन करते हैं। यहां तक कि प्रयोग तो हमें यह भी बताते हैं कि विकृति के छोटे मानों के लिए प्रतिबल विकृति के समानुपाती अर्थात प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब है कि यदि हम विकृति के मान को 2 गुना कर देते हैं तो यहाँ पर प्रतिबल भी 2 गुना हो जाएगा। यानी कि इनमें यहाँ पर रैखिक अनुक्रमानुपातिकता यानी कि लीनियर प्रोपोर्शनलिटी है। तो इस नियम को यानी कि प्रतिबल समानुपाती होता है विकृति के, इस नियम को हम हुक का नियम कहते हैं। लेकिन इस नियम की एक सीमा भी होती है। हम जानते हैं कि यदि हम एक स्प्रिंग को बहुत अधिक विस्तारित कर लेते हैं तो वह अपनी वास्तविक स्थिति में वापस नहीं आती है और स्प्रिंग में स्थायी रूप से विरूपण आ जाता है। इसका अर्थ है कि हुक का नियम तब तक ही कार्य करता है जब तक हम पदार्थ को बहुत ज्यादा विकृत न कर रहे हों। और इसके लिए सामान्य रूप से हम यह कहते हैं कि हुक का नियम प्रत्यास्थ सीमा अर्थात इलास्टिक लिमिट के अंतर्गत ही लागू होता है। अब ऐसा जरूर है कि प्रत्येक पदार्थ के लिए प्रत्यास्थ सीमाएं अलग अलग होती हैं, लेकिन प्रत्येक पदार्थ के लिए एक सीमा अवश्य रूप से होती है। और जब तक हम प्रत्यास्थ सीमा के अंतर्गत हैं तो यहाँ पर यह अनुपातिकता सत्य होती है, यानी कि प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ सकते हैं और यहाँ से इस अनुपातिकता के चिन्ह को हटा सकते हैं और इसके स्थान पर बराबर का चिन्ह लगा सकते हैं। और अब हमें यहाँ पर एक स्थिरांक लिखना होगा, यानी कांस्टेंट लिखना होगा। चलिए अब यह पता करते हैं कि यह स्थिरांक आखिरकार हमें क्या बता रहा है। अब आइए k के विभिन्न मानों की कल्पना करते हैं और देखते हैं कि उस स्थिति में प्रतिबल और विकृति के साथ क्या हो रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं k के बहुत ही निम्न मानों के साथ। यानी कि सबसे पहले यदि हम यह मानते हैं कि k का मान 0 के बहुत ही निकट है, यानी कि हम यहाँ पर k का बहुत ही निम्न मान ले रहे हैं, तो k लगभग 0 होने पर विकृति के दिए गए मान के लिए प्रतिबल भी लगभग 0 के बराबर ही आएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ, कल्पना कीजिए कि हमारे पास में एक तार है जिसके लिए k बराबर 0 है। अब यदि हम इस तार को विकृत करते हैं और उसके बाद हम इसे छोड़ते हैं, तो चूंकि यहाँ पर प्रतिबल लगभग 0 के बराबर होगा, तो यह तार अपनी वास्तविक स्थिति में नहीं आएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको यह समझ में आया होगा।
तो इसका अर्थ है कि यदि K 0 के निकट होगा तो तार का प्रत्यास्थ गुणधर्म बहुत ही कम होगा। अब चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं कि जब K का मान 0 के निकट होगा तो उस स्थिति में तार की प्रत्यास्थता कम होगी। अब तब क्या होगा जब K का मान बहुत उच्च होगा? तो देखिए, जब K बहुत उच्च होगा तो विकृति के छोटे से मान के लिए भी प्रतिबल बहुत अधिक आने वाला है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ, यदि इस पदार्थ के लिए K का मान बहुत उच्च है तो अगर हम इस पदार्थ को थोड़ा सा भी विकृत करेंगे तो यह अपनी वास्तविक स्थिति में तेजी से वापस आ जाएगा। दूसरे शब्दों में कहना चाहें तो यह पदार्थ बहुत अधिक प्रत्यास्थ है। तो इसका मतलब है कि यदि K बहुत उच्च हो तो इससे हम यह समझ सकते हैं कि पदार्थ बहुत अधिक प्रत्यास्थ है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि K का मान हमें यह बताता है कि आखिरकार पदार्थ कितना अधिक प्रत्यास्थ है। तो इसी वजह से हम K को प्रत्यास्थता गुणांक यानी कि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं, या दूसरे शब्दों में K को हम प्रत्यास्थ गुणांक भी कह सकते हैं। यह हमें असल में यही बताता है कि पदार्थ कितना ज्यादा प्रत्यास्थ है। K का मान जितना अधिक होगा पदार्थ भी उतना ही अधिक प्रत्यास्थ होगा। अब जरा सोचिए कि K की इकाई क्या होगी। देखिए, यहां पर चूंकि विकृति की कोई इकाई नहीं होती है, क्योंकि सेंटीमीटर से सेंटीमीटर तो विभाजित हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि K की इकाई प्रतिबल की इकाई के समान ही होगी। और हम जानते हैं कि प्रतिबल की इकाई न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होती है, तो यहां पर इस K की इकाई भी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होगी। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि एक पदार्थ को विरूपित करने के विभिन्न तरीके हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, हम एक तार को लेकर इसे विस्तारित कर सकते हैं, या हम इसे मोड़ भी सकते हैं, या फिर हम इसे घुमाकर मरोड़ भी सकते हैं। तो जैसे जैसे हम इस पदार्थ में विभिन्न प्रकार की विकृति उत्पन्न करेंगे तो इस बेचारे पदार्थ को उस विकृति के समतुल्य प्रत्यानयन बल उत्पन्न करना होगा, या ऐसे कह सकते हैं कि उस विकृति के समतुल्य प्रतिबल उत्पन्न करना होगा। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि प्रत्येक प्रकार की विकृति के लिए एक संगत प्रतिबल उत्पन्न होगा, और इन प्रतिबल व विकृति के युग्मों के लिए हुक का नियम लागू होगा। और इसका मतलब यह भी है कि विभिन्न प्रकार के प्रतिबल व विकृति के युग्मों के लिए हमें विभिन्न प्रकार के प्रत्यास्थ गुणांक प्राप्त होंगे। और अब मैं एक विशिष्ट प्रकार के प्रतिबल व विकृति के बारे में बात करने वाला हूं। अब यहाँ पर हम जो कुछ भी करने वाले हैं उसके लिए इस हुक का नियम जरूर याद रखिएगा, यानी कि प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है, यह अवश्य रूप से ध्यान रखिएगा। अब हम जिस प्रकार के प्रतिबल और विकृति के बारे में बात करने वाले हैं, चलिए इसे समझने के लिए एक उदाहरण को देखते हैं। कल्पना कीजिए कि हमारे पास यहाँ पर एक बेलनाकार छड़ है, और यह मान लीजिए कि यह छड़ एक सिरे पर तो इस प्रकार छत से जुड़ी हुई है और इसकी लंबाई L है। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम इस छड़ को नीचे की ओर खींच सकते हैं। तो मान लीजिए कि हम इसे इस प्रकार से खींचते हैं तो यह छड़ यहाँ पर विस्तारित हो जाती है। तो डेल्टा L वह मात्रा है जिससे यह छड़ विस्तारित हो गई है। तो इसके कारण यहाँ पर एक विकृति उत्पन्न होगी जो कि डेल्टा L बट्टा L आने वाली है। अब यह छड़ यह कोशिश करेगी कि यह अपनी वास्तविक स्थिति में वापस आ जाए, और यह करने के लिए इस छड़ में इस प्रकार से एक प्रत्यानयन बल उत्पन्न होगा, और यह प्रत्यानयन बल इस दिशा में आने वाला है। अब जिस प्रकार से यदि हम एक डोरी लेते हैं और उसे इस प्रकार से खींचते हैं तो उसमें तनाव यानी कि टेंशन उत्पन्न होता है, ठीक उसी तरह यहाँ पर इस छड़ को इस तरीके से खींचने पर इसमें भी तनाव उत्पन्न होगा। अब अगर हम इस प्रत्यानयन बल में इस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का भाग लगा दें तो परिणाम में हमें जो प्रतिबल मिलेगा उस प्रतिबल को हम तनन प्रतिबल अर्थात टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं। और यहाँ पर यह जो विकृति है यानी कि डेल्टा L बट्टा L है, इसे हम तनन विकृति कहते हैं। अब देखिए, हम हमारी छड़ के साथ और क्या कर सकते हैं। यदि हम यह समान छड़ ही लेते हैं और अब की बार इसे खींचने की बजाय यहाँ पर हम इसे धक्का देते हैं, तो धक्का देने पर क्या होगा, यह छड़ संपीड़ित हो जाएगी यानी कि कंप्रेस हो जाएगी।
तो वापस देखिए, यहाँ पर एक विकृति उत्पन्न हुई है जो कि डेल्टा एल बटा एल द्वारा दी जाएगी, और इस विकृति के कारण अब यह छड़ अपनी वास्तविक स्थिति में वापस आने के लिए यहाँ पर एक प्रत्यानयन बल उत्पन्न करेगी, जिससे कि यह साम्यावस्था यानी कि इक्विलिब्रियम में वापस आ सके, और यह प्रत्यानयन बल इस प्रकार से विपरीत दिशा में आ जाने वाला है। अब यदि हम इस प्रत्यानयन बल में इस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का भाग लगाते हैं तो इससे हमें यहाँ पर जो प्रतिबल प्राप्त होता है उस प्रतिबल को हम संपीड़न प्रतिबल यानी कि कंप्रेसिव स्ट्रेस कहते हैं। और यह काफी अर्थपूर्ण भी है, क्योंकि अब जो हमें यह प्रतिबल प्राप्त हो रहा है यह इस छड़ को संपीड़ित करने पर प्राप्त होता है। अब यहां से हमें जो विकृति यानी कि स्ट्रेन प्राप्त होता है, अर्थात डेल्टा एल बटा एल का मान प्राप्त होता है, उसे हम संपीड़न विकृति कहते हैं। और एक बात यह भी देखिए, इन दोनों को साथ में मिलाकर यानी कि तनन और संपीड़न को साथ में मिलाकर हम इसे अनुदैर्ध्य यानी कि लॉन्गिट्यूडनल प्रतिबल या विकृति कहते हैं। अब यह अनुदैर्ध्य शब्द इस बात से आया है क्योंकि हम यहाँ पर प्रतिबल व विकृतियों की बात कर रहे हैं जो कि इन छड़ों के अक्षों के अनुदिश है, और इसी कारण हम यहाँ पर प्रतिबल या विकृति को अक्षीय प्रतिबल या अक्षीय विकृति भी कहते हैं। अब यहाँ पर एक चीज यह भी ध्यान देने वाली है कि इन दोनों ही स्थितियों में जो यह प्रत्यानयन बल है यह अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर है, और इसी के कारण हम अनुदैर्ध्य प्रतिबल व अनुदैर्ध्य विकृति को अभिलंबीय प्रतिबल व अभिलंबीय विकृति भी कहते हैं। क्योंकि देखिए, अभिलंबीय का अर्थ होता है कि लंबवत है, और यह इस बात को बताता है कि यहाँ पर ये जो प्रत्यानयन बल हैं ये इन अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफलों के लंबवत हैं। अब देखिए, यहाँ पर कुछ प्रतीक भी होते हैं। सबसे पहले यदि हम प्रतिबल की बात करते हैं, अर्थात यदि हम इस प्रत्यानयन बल में अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का भाग लगाते हैं तो यह जो अनुदैर्ध्य प्रतिबल हमें प्राप्त हुआ है इसे हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। अब यदि हम विकृति की बात करें यानी डेल्टा एल बटा एल ज्ञात करें जो कि अनुदैर्ध्य विकृति है, या कह सकते हैं कि लंबाई में सापेक्ष परिवर्तन है, तो इसे हम ग्रीक भाषा के इस छोटे ई से प्रदर्शित करते हैं जिसे हम एप्सिलॉन कहते हैं। अब यदि हम यहाँ पर हुक के नियम का उपयोग करें तो देखिए, हुक के नियम के अनुसार जो प्रतिबल है वह विकृति के समानुपाती होता है, तो इसका मतलब है कि यह सिग्मा इस एप्सिलॉन के समानुपाती होगा। और यदि हम अनुक्रमानुपातिकता का चिन्ह हटा लेते हैं और यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाते हैं तो हमें एक स्थिरांक लिखना होगा, और यह जो स्थिरांक यह जो कांस्टेंट है जो कि यहाँ पर y है इसे हम यंग गुणांक कहते हैं। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी यह प्रत्यानयन बल हमारे इस क्षेत्रफल के लंबवत होता है तो हम उस प्रतिबल या उस विकृति को अनुदैर्ध्य प्रतिबल या अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं, और इस स्थिति में जो हमारा प्रत्यास्थता गुणांक यानी कि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी आता है इसे हम यंग गुणांक कहते हैं। अब एक आखिरी चीज जो मैं यहां से करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि अब हम कुछ वास्तविक जीवन के उदाहरण देखें जिनमें हमें तनन व संपीड़न प्रतिबल दिखाई दे। तो सबसे पहले यदि तनन प्रतिबल की बात की जाए तो मेरे दिमाग में यह तस्वीर आती है। यहां पर यह एक धात्विक गेंद है जिसका उपयोग बड़ी बड़ी इमारतों को गिराने में किया जाता है। तो इस गेंद का भार यहां पर बहुत अधिक है, और यह गेंद इस स्टील यानी कि इस्पात के तार से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर यह गेंद जो है इस तार को नीचे खींचेगी, जिसकी वजह से यहाँ पर तनन प्रतिबल उत्पन्न होगा। तो अब यदि हम यह पता लगाना चाहते हैं कि यहाँ पर कितनी विकृति आती है तो हमें यंग गुणांक का उपयोग करना होगा। अब इसी तरह संपीड़न के लिए जो तस्वीर मेरे दिमाग में आती है वह है स्तंभों की तस्वीर। तो देखिए, किसी भी निर्माण कार्य में जो स्तंभ होते हैं वे हमेशा संपीड़ित होते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन स्तंभों के ऊपर वाला भाग इनको नीचे की ओर धक्का देगा, और यहाँ पर यह जो धरातल है यह इन स्तंभों को ऊपर की ओर धकेलेगा, जिसकी वजह से
ये स्तंभ संपीड़ित होंगे। तो अब इस संपीड़न के कारण प्रतिबल भी होगा और विकृति भी होगी। और आपको पुनः बता दूं कि यदि हम ये प्रतिबल और विकृति ज्ञात करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर यंग गुणांक का उपयोग करना होगा। अब व्यापक रूप में यंग गुणांक तनन और संपीड़न के लिए समान होना जरूरी नहीं है। एक पदार्थ तनन के लिए अधिक प्रत्यास्थ हो सकता है और संपीड़न के लिए कम प्रत्यास्थ हो सकता है। इसीलिए व्यापक रूप में हमारे पास यंग गुणांक के दो अलग अलग मान हो सकते हैं, एक तनन के लिए और एक संपीड़न के लिए। हालांकि यदि किसी प्रश्न में हमें यंग गुणांक के अलग अलग मान नहीं बताए गए हैं तो हम तनन व संपीड़न के लिए यानी कि इन दोनों के लिए यंग गुणांक का एक ही मान उपयोग में ले सकते हैं।